वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन पासी जाति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी जो बड़ी मेहनत के बाद भी लोगों को नहीं मिलती। तो पासियों की प्राचीन काल से वर्तमान तक का सफर आप सभी के सामने संक्षिप्त रूप में। पासी जाति के बारे में जो भी जानकारी है वह ब्रिटिश विद्वानों, भारतीय विद्वानों और इतिहासकारों की किताबों से एवं जो भी साक्ष्य हैं वह ब्रिटिश रिकॉर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI से लिए गए हैं, जिससे पासी जाति के सुदृढ़ एवं विस्तृत इतिहास की जानकारी आप सभी को हो सके, जिससे पासियों के गौरवशाली इतिहास को आप सभी जान सके। पासी जाति उत्तर प्रदेश में बहुतायत है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान अनुसार यह उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट, बिहार में शेड्यूल कास्ट, तेलंगाना, असम में OBC कैटेगरी में दर्शित हैं। और नीचे दी गई तालिका में आप देख सकते हैं कि पासी किस स्टेट में किस कैटेगरी में आते हैं। और देश की आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में पासी समाज का अहम योगदान रहा है, जिसमें से बिहार राज्य के श्री जगलाल चौधरी पासी जी बिहार के इकलौते ऐसे नेता थे जो गुलाम भारत और आज़ाद भारत में मंत्री पद पर रहे। और वहीं उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय श्री धर्मवीर पासी जी 1974 में गृह मंत्री रहे। प्रदेश के गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद सन 1981 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में उप श्रम मंत्री के रूप में पदभार संभाला और 1982 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत श्रम राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इसके अलावा श्री धर्मवीर पासी जी का उस समय राजनीतिक कद बहुत ही बड़ा था। वह उस समय इंदिरा गांधी के बेहद करीबी और प्रख्यात राजनेता रहे। तो अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, यानी पासी जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में क्या थी। तो ये है उत्तर प्रदेश का नक्शा और जो ब्लू टिक है यहाँ पर पासी बाहुल्य है। और 2001 के सेंसस के अनुसार पासी कास्ट की जो पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट में उत्तर प्रदेश में है वह है तकरीबन 55,97,000, यानी SC में 16%। लेकिन ये डाटा 2001 का था। 2011 का जो आंकड़ा है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में पासी समाज की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मौजूदा BJP सरकार में 6 पासी सांसद और 22 विधायक हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों से भी विधायक हैं। कुल मिलाकर संख्या 27-28 है और उन 27-28 पासी विधायकों के नाम की सूची नीचे दी जा रही है। इसके अलावा जो वर्तमान सरकार में पासी समाज के 6 सांसद हैं उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं जो आप सामने देख रहे हैं, जैसे कि माननीय श्री कौशल किशोर जी, माननीय श्री कमलेश पासवान जी, माननीय श्री BP सरोज जी, माननीय श्री जयप्रकाश जी, माननीय श्री अशोक रावत जी, माननीय श्री उपेंद्र सिंह रावत जो वर्तमान सरकार में सांसद है। और दोस्तों नीचे 27 विधायकों की सूची दी गई है। आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पासी समाज का क्या प्रभाव है इस बात से आप बखूबी समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 116 सीटों पर पासियों का प्रभाव देखा जाता है और इनमें से भी 84 सीटें ऐसी हैं जिनमें पासी समाज का निर्णायक भूमिका रहती है। ये 84 सीटों को खासा प्रभावित करते हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि पासी समाज मध्य यूपी और पूर्वांचल में बाहुल्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार पासी समाज की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में 55,97,002 थी और वहीं 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट है उसके अनुसार पासी जो है इस समय उत्तर प्रदेश में 65,22,166 है। ये सामने की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इसमें पासी तरमाली का सेक्शन है और इसमें जनसंख्या दी गई है। ये 2011 की है। और वहीं जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 2011 के अनुसार 8,80,738 इनकी जनसंख्या आंकी गई थी। ये बिहार की रिपोर्ट है, उनकी संख्या है। दोस्तों ये बात हो गई सरकारी आंकड़ों के द्वारा पासी समाज की पॉपुलेशन की, लेकिन पासी समाज के कुछ सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो इस दी गई संख्या से संतुष्ट नहीं है। उनका ये मानना है कि ये गए जनगणना में बहुत सारी खामियां हैं। कई सारे ऐसे गाँव, ऐसे जिले के ऐसे पार्ट हैं जिनमें पासी जाति की जनसंख्या काउंट ही नहीं की। खासतौर से पश्चिम यूपी के कुछ भाग। पासी समाज के सामाजिक संगठनों का ये दावा है कि पासी समाज की उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन है करीबन 90 लाख तक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 तक के मध्य यानी 10 सालों में पासियों की जनसंख्या 9,25,164 तक बढ़ी थी। तभी 2011 में पासियों की जनसंख्या सरकारी आंकड़ों में 65,22,126 तक आंकी गई। उसी प्रकार से 2011 से 21 तक के 10 सालों में करीबन 9 या 8 लाख तक इनकी संख्या बढ़नी चाहिए या बढ़ी हो। कुल मिलाकर 74 लाख प्लस इनकी संख्या इस समय सरकारी आंकड़ों में होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं यह मात्र एक कयास है, कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। यह मात्र आपको समझाने हेतु बताया था। बाकी 2011 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार पासियों की जनसंख्या 65 लाख प्लस ही थी। बाकी जनगणना करने का तरीका तो आधिकारिक लोग ही जानते होंगे, यानी सरकार के।
बाकी आपको बता चुका हूँ कि पारसी समाज के कुछ संगठन इस दी गई संख्या से संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि जनगणना में व्यापक त्रुटि है। तो दोस्तों ये बात हो गई थी आज़ादी के बाद की। तो अब बात करेंगे आज़ादी के पहले की एवं पारसी जाति के इतिहास की। इतिहास की बात होती है तो इतिहास के साक्ष्य और स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से हम सही इतिहास का आकलन कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को कभी ना कभी एक प्रश्न का सामना जरूर करना पड़ता है कि आप पारसी हैं तो पारसी समाज के इतिहास के स्रोत क्या हैं, उनके अभिलेख क्या हैं, उनके सिक्के क्या हैं, उनका साक्ष्य कहाँ मिलता है, किन अभिलेखों में मिलता है, या स्मारक हैं क्या नहीं है। इन तमाम तरह के जो प्रश्न आप सभी के मन में उठ जाते हैं या कोई आपसे सवाल करता है, तो इसलिए मैं इतिहास को एक सही क्रम में समझाने हेतु आप सभी के सामने दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों हम बात करते हैं इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, पहले उसे जानते हैं। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पारसी जाति का जो उद्गम है वो नागों से माना गया है, अर्थात उत्तर भारत के अवध क्षेत्र में जो नाग कुल थे उन्हीं की संतान पारसी जाति को माना गया है। यानी नागों से नवनाग, फिर भारशु, फिर उसके बाद पारसी, ये इनका वंश क्रम है। और हम अभी पारसी पर फोकस करेंगे, इतिहास के स्रोतों में इनकी क्या जगह है। तो जब हम इतिहास की आईने में झांकते हैं तो पुरातत्व के मुकाबले साहित्यिक स्रोत जो हैं पारसियों के बारे में अत्यधिक मिलते हैं। जैसे कि नवाबी पीरियड में लिखे गए तारीखी अवध में पारसियों का जिक्र मिलता है और वहीं आईने अकबरी में भी पारसियों का कहीं ना कहीं जिक्र मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो था ऐतिहासिक स्रोत था, यानी पारसी जाति का जो इतिहास है वो कैसे कहाँ मिलता है इसकी जानकारी आपको हो गई होगी। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है और पारसी जाति का ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है। यानी ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार सिक्कों का भी जिक्र मिलता है पारसियों के बारे में, स्मारक तो बहुत सारे अवध के अंदर है, चित्रकला भी मिलती है, ब्राह्मण साहित्य में भी इनका जिक्र है और अरबी, उर्दू, अंग्रेजी में इनका बाकायदा जिक्र मिल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या किसी स्कॉलर ने या किसी ऑथर ने पारसी जाति की ओरिजिन को डिस्क्राइब किया है या बताया है, या उन्होंने क्या मत रखा है पारसी जाति के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मिस्टर H.H. बर्ट 1873 में लैंड रेवेन्यू लखनऊ सेटलमेंट रिपोर्ट में, विलियम क्रूक 1896 में ट्राइब एंड कास्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंसेस ऑफ अवध, इसके बाद R.V. रसल एंड हीरालाल ने 1916 में ट्राइब एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया में पारसी जाति को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो अब हम आपको इन्हीं में से विलियम क्रूक की रिपोर्ट को दिखाएंगे, उनके द्वारा दिए गए मत को दिखाएंगे, पारसियों के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये है विलियम क्रूक द्वारा लिखा गया ट्राइब एंड कास्ट नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध, जो 1896 में लिखा गया था। इसके पेज नंबर 139 और 140 पर बाकायदा पारसी जाति का जिक्र मिलता है। वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इसी पैराग्राफ का सारांश आपको बताता हूँ। यानी दोस्तों जब ब्रिटिश स्कॉलर्स हरदोई और खीरी के क्षेत्रों में गए थे तो वहाँ के जो पारसियों का बयान था पारसी जाति को लेकर, उसी को ये दर्शाया गया और उसी का अनुवाद मैं आपको बता रहा हूँ। और इस बात का जिक्र 1873 में और 1896 में किया गया है। इसके अनुसार अवध के कुछ हिस्सों में उनकी एक परंपरा है जो लोक कथाओं के आधार पर संभवतः अपने अन्य संबंधित जनजातियों के साथ उनके संबंध की व्याख्या करने का दावा करता है। इस प्रकार राजपासियों का कहना है कि वे पारसी की एक शाखा है और मूल रूप से गुजरात से आए हैं। त्रिलोक चंद बैस राजपूतों के नाम के नायक होने के बजाय उनके अनुसार एक भर राजा थे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पारसियों ने भर बोला है वो खुद के लिए बोला है, यानी जो भर हैं वो पारसी हैं, ये उन्होंने बताया है। और दूसरी बात ये है कि त्रिलोक चंद में भी कंफ्यूज मत होइएगा। त्रिलोक चंद दो थे, एक तो 918 में जो अपने त्रिलोक चंद पारसी राजा थे और दूसरे 15वीं शताब्दी के करीबन में एक त्रिलोक चंद बैस राजपूत थे। तो ये जो स्कॉलर थे उन्होंने ये कहा है जो त्रिलोक चंद नाम के बैस राजपूतों में मिलते हैं वही नाम के त्रिलोक चंद पारसियों में मिलते हैं, जिसे पारसी भर कह रहे हैं। चूंकि जो भर शब्द है ये पारसियों का दूसरा नाम है। आगे देखिए क्या लिखा है। त्रिलोक चंद बैस राजपूतों के नाम के नायक होने के बजाय उनके अनुसार एक भर राजा थे, यानी पारसियों का कहना था कि ये त्रिलोक चंद भर राजा थे, यानी भर पारसी राजा थे। अपने परिवार को राजवंशी या शाही वंश के लोग कहते थे। अब यहाँ पे स्कॉलर कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के पारसी और अरक हमेशा भर को सजाती होने का दावा करते हैं। अवध के माध्यम से सभी पारसियों की परंपराएं हैं कि वे देश के स्वामी थे और उनके राजाओं ने संडीला, धौरहरा, मितौली और रामकोट में खीरी, हरदोई, उन्नाव, मितौली के जिलों में शासन किया, जहाँ पर उन्नाव में बांगर मऊ का शहर खड़ा है। कहा जाता है कि उनके प्रमुख गढ़ों में से एक था। रामकोट के राजाओं के अंतिम राजा सातन ने कन्नौज के प्रति अपनी निष्ठा फेंक दी थी, उनको टैक्स देने से इनकार कर दिया था।
इस पर राजा जयचंद ने बनाफर के नायकों आला और उदल को गांजर देश दे दिया और उन्होंने रामकोट पर आक्रमण कर दिया, उससे नष्ट कर दिया, जिससे यह खंडहरों का आकारहीन द्रव्यमान बन गया जो अब हमें मिल गया है। यानी जो स्कॉलर था वो कह रहा है कि जो ये सातनकोट है ये हमें मिल गया है। अवध के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की परंपराएं प्रचलित है। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया है ये इसी किताब का, ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है इसी का ट्रांसलेट है, हिंदी अनुवाद है, ताकि आप समझ सके जब ये बयान रिकॉर्ड हो रहा था 1873 में 1896 में, तो पासी लोग खुद को राजा त्रिलोकचंद पासी का वंशज कहते थे खुद को। तो ये बात हो गई थी विलियम क्रू की। तो अब बात करेंगे एच भट्ट साहब की, जो 1873 में लखनऊ स्टेटमेंट रिपोर्ट में कहते हैं। ये रिपोर्ट है 1873 की लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें हिस्टोरिकल जर्नल में उसी क्रम को बताया गया है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, और इस पैराग्राफ का भी सारांश मैं आपको सामने दे रहा हूँ, इसको देखिए। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप बाकायदा इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ तक कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो अभी तक मैंने दो विद्वानों की बात बताई इसका आप शॉर्ट में समझते हैं। 918 ईस्वी में राजा त्रिलोकचंद पासी का राज था, जिनके परिवार को राजवंशी दोज ऑफ रॉयल लिनेज कहते थे, यानी शाही वंश के लोग, और फिर राजवंशी से राजपासी का नाम आया। और सीतापुर हरदोई में आज भी पासी नाम के आगे राजवंशी अपने वंश क्रम के अनुसार लगाते हैं, जैसे कि मिश्रिक सीतापुर के श्री रामपाल राजवंशी पासी जाति की उपजातियाँ, वहीं भर और अरक अवध में पासियों की 14 उपजातियों में से एक है, जिसे 1890 में विलियम क्रूक ने पेज नंबर 5 पे बाकायदा लिखा है, अरक ब्रांच ऑफ द ग्रेट पासी या राजपासी ट्राइब, यानी अरक पासी या राजपासी की शाखा है। तो दोस्तों पासी जाति का वंशक्रम भी समझ लेते हैं जो विद्वानों द्वारा निकाला गया है। तो दोस्तों पासी जाति का वंशक्रम, नाग में 9 नाग, नाग भारशिव, फिर राजपासी, फिर पासी। नाग वंश से भारशिव हुए। इनका पतन होने के बाद में ये सन 918 ईस्वी में राजा त्रिलोकचंद पासी ने इस वंश को पुनर्जीवित किया। उनके परिवार का नाम राजवंशी हुआ, फिर राजपासी हुआ, और आज उन्हीं वंश के लोगों को पासी नाम से जाना जाता है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। तो दोस्तों चलते चलते आपको बता देना चाहता हूँ कि एक वीडियो मैंने बनाई थी हु इज पासी करके, जो यूट्यूब पर है, जिसे लाखों लोगों ने देखा था। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को भी देखिएगा ताकि आपको और अच्छी जानकारी मिल सके। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।